So today we are going to discuss some more topics which are related for prelims और यहाँ फिर हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। इसमें अगेन कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ इन्वायरमेंट के टॉपिक है। द फर्स्ट टॉपिक इज B2G टेक्नोलॉजी। B2G टेक्नोलॉजी क्या है, अभी रिसेंट में न्यूज़ में था, इसके बारे में जानेंगे। एंड देन पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग, वर्ल्ड फर्स्ट मार्केट इन गुजरात। तो इसको देखते हैं, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है हमारा। अभी हाल ही में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग ये एक न्यूज़ में था ये। एंड देन वक्फ बाय यूज इट्स मीनिंग। देखिए बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं रिलेटेड टू द वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो यहाँ पर सिर्फ हम अपने आप को थोड़ा सा कन्फाइन रखेंगे। वफ वर्ड जो वफ है उसका मीनिंग देखेंगे, उसके कंटेक्स्ट में क्या चल रहा है, और ये वफ बाय यूज जो है उसका मीनिंग क्या है ओवरऑल। ठीक है, तो डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करना जा रहे हैं, वी विल डिस्कस इट सेपरेटली इन सम अदर क्लासेस। एंड द फोर्थ टॉपिक इज टाइप 5 डायबिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भी। तो टाइप 5 डायबिटीज ये भी न्यूज़ में है, इसी को देखेंगे। और भी टाइप्स की डायबिटीज होती हैं, टाइप 2 डायबिटीज है। सो वी विल कन्फाइन ओनली टू द टाइप 5 डायबिटीज। देखिए जो करंट में न्यूज़ में चल रहे हैं, वी आर डीलिंग विद दोज टॉपिक्स ओनली। ओके, अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स के लिए ही हैं। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप इसका ये कंटेंट आप PDF एज इट इज रीड करना चाहते हैं, सो दिस कंटेंट इज अवेलेबल ऑन ज्ञानमेड ऐप पोर्टल से। आप ज्ञानमेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर एक आपको कॉलम मिलेगा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। अंडर दिस हेडिंग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यू कैन रीड दीज टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस है दैट इज उसको समझाना है। यहाँ पर नोट्स या जो भी आप ना बनाएं, ये क्योंकि सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है वेबसाइट पर, सो यू कैन रीड दिस कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट। हियर वी विल डिस्कस, यू जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द की कंसेप्ट। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, B2G टेक्नोलॉजी। B2G टेक्नोलॉजी क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए अभी रिसेंटली B2G टेक्नोलॉजी जो है वो इसलिए न्यूज़ में है कि हाल ही में केरला इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड एंड इन कोलाबोरेशन विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन दोनों ने कोलाबोरेशन में एक पायलट प्रोजेक्ट किया है B2G टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में है। अब इसका मेन पर्पस क्या है B2G टेक्नोलॉजी, और B2G टेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअली, पहले उसको जान लेते हैं। ठीक है, सो this collaboration aims to assess the feasibility of integrating the electric vehicles to the power grid, electric grid। यहां पर ये की कंसेप्ट है, इंटीग्रेटिंग दिस वन, इंटीग्रेटिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू द स्टेट्स पावर ग्रिड। यहां पर क्या है पायलट प्रोजेक्ट, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको किसी तरीके से इंटीग्रेट करना है पावर ग्रिड से। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज B2G टेक्नोलॉजी। देखिए B2G टेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअली, इट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वेयर देर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी विद द इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड। इसको थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं ऐसे। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी है वो सारे टाइम के लिए तो यूज नहीं रहती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि वो यूज में नहीं होगी। तो कर क्या रहे हैं कि जब वो यूज में नहीं है तो उस टाइम पर उसके पास में जो स्टोर है, जो एनर्जी स्टोर है, दैट एनर्जी जो एनर्जी उसमें स्टोर, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर अदर पर्पसेस, या दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पसेस। तो उन पर्पस में यूटिलाइज लाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड से। जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है अगर उससे किसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पास में जो बैटरी है उसकी पावर सप्लाई ले लें, देन दैट पावर कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस। तो यही है। ठीक है, इट इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज टू सेंड पावर बैक टू द इलेक्ट्रिक ग्रिड। ठीक है, सपोज ये आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, दिस इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये आपकी कोई ये पावर ग्रिड है। तो इसके पास में जो बैटरी है यहां समझ लीजिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज दिस बैटरी। अब इस बैटरी के अंदर पावर स्टोर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस बैटरी इज यूज्ड बाय दिस व्हीकल, बट कुछ समय में ऐसा भी होगा कि ये बैटरी का यूज नहीं हो रहेगा। इन दैट पर्टिकुलर टाइम दिस बैटरी कैन गिव पावर टू दिस ग्रिड। ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। तो
इसका इंटीग्रेशन पावर ग्रिड एंड व्हीकल, दिस इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन दोनों का इंटीग्रेशन ही जो है ये V2G टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसको बस ऐसे समझिए। एंड द सेकेंड पॉइंट इज व्हेन इट इज नॉट यूज्ड, जब ये बैटरी इसमें यूज नहीं होगी तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इट कैन एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। इट कैन एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, उसकी तरह ये काम करेगा। और इसके बेनिफिट्स आप देख लेते हैं थोड़े से, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ग्लोबल लेवल पे, इसके जो स्टेटस है वो क्या है, इंडिया में इसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, लेट अस सी द बेनिफिट्स। If you look at benefits, mainly there are three benefits. One is it can supply power to the grid, thus stabilizing the grid during the peak demand. जब बहुत ज़्यादा डिमांड, कभी कभी ऐसा होता है कि पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उस समय पर अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो हमने भी बताया इंटीग्रेशन, ये पावर अगर सप्लाई कर देता तो जो फ्लक्चुएट होते हैं ग्रिड में, पावर कट हो जाती है और जब पीक डिमांड होता है कहीं ना कहीं पावर कट, तो वो जो है पावर कट नहीं होगी और एक स्मूथ तरीके से पावर सप्लाई हो सकती है। द सेकेंड थिंग इज इट कैन फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, विंड से, सोलर से, दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इजिली विद द पावर ग्रिड। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस विल इनेबल डिमांड, 1 minute। हम्म, it will enable demand, this one, response, allow EV to participate in demand response market। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो डिमांड रेस्पॉन्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड दे कैन प्रोवाइड पावर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सो दीज आर थ्री मेजर बेनिफिट्स ऑफ P2G टेक्नोलॉजी। नाउ लेट अस कम टू द मोड्स ऑफ पावर ट्रांसफर। इसमें पावर ट्रांसफर के मोड कौन कौन से हैं, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, दिस मोड ऑफ पावर ट्रांसफर इज जनरली ऑफ टू टाइप्स, मेनली तो टू टाइप्स हैं। वन इज फ्रॉम ग्रिड टू दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक व्हीकल से ग्रिड में। ठीक है, यानी कि ग्रिड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ग्रिड से इलेक्ट्रिक व्हीकल में कब आएगा, जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, देन यू यूज द ग्रिड पावर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी। एंड और दूसरा मोड जो होगा वो होगा जब बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी पावर ग्रिड को सप्लाई करेगा, दैट इज द सेकेंड। सो इन फर्स्ट सिचुएशन electric vehicles will act as a load. In the second situation, when the electric vehicles supply power to the grid, then it will act as a decentralized energy resource। एक decentralized energy resource की तरह काम करेगा। Look at this one, it will function as a distributed energy resources। अदर मॉडल्स क्या हो सकते हैं, अदर मॉडल्स हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू होम, दिस कैन बी व्हीकल्स टू होम हो सकता है। एंड द थर्ड वन कैन बी व्हीकल टू व्हीकल। देखिए व्हीकल टू होम, जब भी होम अप्लायंसेस में पावर का आउटेज होता है या मान लीजिए टैरिफ बढ़ जाता है, इन दैट सिचुएशन दीज व्हीकल्स जो है अगर इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए पावर ग्रिड से, देन दीज व्हीकल्स कैन बी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग पावर टू द होम अप्लायंसेस, राइट। एंड व्हीकल टू व्हीकल शेयरिंग हो सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, ड्यूरिंग चार्जिंग। एक व्हीकल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो दूसरे व्हीकल से हम क्या करेंगे, उससे चार्ज कर सकते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, मोस्ट प्रोबेबली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर कि पावर का बहुत ज़्यादा मिसमैच है, पावर की डिमांड बहुत है, पीक डिमांड एकदम बहुत हाई हो जाती है ड्यूरिंग द समर सीजन, राइट। तो वहाँ पर अगर ये सिस्टम डेवलप हो जाता है तो बहुत ज़्यादा और इसकी इंपॉर्टेंस है। लेट अस सी नेक्स्ट। So what is the current status of this B2G technology? If we look at global level, actually this B2G technology is very mature in some developed countries like the European Union, USA, Netherlands, even in UK. There the power जो वहाँ की जो पावर रेगुलेटर्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, दैट प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू दी ओनर्स ऑफ व्हीकल्स।
जो व्हीकल्स हैं उन बहुत ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। सो दे पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्ट्रिक मार्केट, ठीक है। लाइक इन यूके, you can look UK, Netherlands. This is widely used in mature electric vehicle markets such as European Union and USA. Okay, so what is the situation in India? In India, it is at nascent stage or it is at initial stage. India में भी इसका बहुत ज़्यादा क्या बहुत ही initial stage पे है. Few of the discom मतलब distributing जो companies हैं, power distributing companies हैं, they have actually planned some pilot projects regarding the smart charging as well as B2G टेक्नोलॉजी, मतलब वो चार्ज भी कर सकें उस ग्रिड से और फिर वो उस ग्रिड को चार्ज करने के बाद पावर सप्लाई भी कर सकें. सो दिस इज डन बाय फ्यू ऑफ द डिस्कॉम्स इन इंडिया, राइट. रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी, Central Electricity Authority has come up with a committee, and that committee is actually looking into the feasibility of this B2G technology. Once the recommendation of this committee comes out, then obviously this technology this technology will be implemented at wider scale in India also. So what are the challenges? चैलेंजेस क्या हैं इस B2 टेक्नोलॉजी के इंडिया के कंटेक्स्ट में? क्यों इंडिया में अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में जो मार्केट स्ट्रक्चर यूएसए यूरोपियन यूनियन में है, दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज स्टिल नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, सो द सेम स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन इंडिया. एंड द सेकंड थिंग इज डिमांड एंड सप्लाई. देयर इज अ ह्यूज मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है. ऑल्सो जो रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे पास में, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं. अब बैटरी से पावर सप्लाई कर सकते हैं ग्रिड में, लेकिन दैट सोलर एनर्जी और द विंड एनर्जी विच वी यूज, दैट इज नॉट मीन्स इंटरमीडिएंट है. इट्स नेचर इज इंटरमीडिएंट, मतलब रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंटली नहीं है. विंटर में यू विल नॉट गेट दिस सोलर एनर्जी so consistently, but in summer you will get solar energy. Similarly in wind also is not a regular source of energy. ठीक है, तो ये 3-4 challenges हैं इंडिया में. इसकी वजह से वेरिएबल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एंड द मार्केट स्ट्रक्चर इज नॉट सेम एज इट इज इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, एंड ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज मिसमैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिमांड. तो ये 3-4 रीजन है. इसकी वजह से थोड़ा सा अभी इसमें B2G टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो इंडिया में है, दैट इज नॉट सो वाइड, राइट. सो दिस इज अवर B2G टेक्नोलॉजी. अब देखिए, B2G टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा सा यही देखना है कि B2G टेक्नोलॉजी के जो की पॉइंट्स है वो क्या है, इसका जो मेन जो क्रक्स है वो करता क्या है. मीन्स B2G टेक्नोलॉजी में यही होगा कि व्हीकल से ग्रिड, ठीक है, यानी कि व्हीकल की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनमें जो बैटरी है, वो बैटरी में जो पावर स्टोर है, उस पावर स्टोर का हम कैसे इलेक्ट्रिक लाइंस में जो पावर ग्रिड है उसमें यूज कर सकते हैं. चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम. द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग, द वर्ल्ड फर्स्ट मार्केट इन गुजरात. इसको थोड़ा सा हम अपने यहाँ नोट्स पे समझ लेते हैं. पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग. व्हाट इज पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग? पार्टिकुलेट एमिशंस ट्रेडिंग, देखिए ये अभी न्यूज में है. वो इस वजह से है कि जो गुजरात के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था सूरत में. अ प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन सूरत, गुजरात, ठीक है. और वो क्या था? ये पार्टिकुलेट एमिशंस ट्रेडिंग प्रोजेक्ट था. इस पार्टिकुलेट एमिशंस ट्रेडिंग में क्या हुआ था कि कुछ सूरत के आसपास की कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो एमिशंस की है, पार्टिकुलेट एमिशंस की. पहले ये भी जानेंगे हम पार्टिकुलेट होता क्या है, फिर उसके बाद ही ये समझ में आएगा अच्छे तरीके से. लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि पार्टिकुलेट का जो एमिशन है, कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी उसने फिक्स की. जो स्टेट पोल्यूशन, जो वहाँ का गुजरात का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने एक क्वांटिटी को फिक्स किया और उस सूरत एरिया की जितनी भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज को उनको ये बोल दिया कि इतना, दिस इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन दैट यू कैन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ है कि एमिशन परमिट्स कुछ क्रिएट किए जो कि हर इंडस्ट्रीज को एलोकेट किए गया, ठीक है, कि आपके पास ये परमिट है, ये परमिट है, परमिट है. ईच परमिट एक्चुअली इंडिकेट ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एमिशंस, और वो पर्टिकुलर अमाउंट एमिशन जितना भी इंडिकेट करता है वो उतने. फॉर एग्जांपल, अगर
सूरत में ये 10 इंडस्ट्रीज हैं। सपोज अब 4 एमिशन परमिट इसको मिल गए, एमिशन परमिट्स, ऐसे ही 3 इसको मिले, 5 इसको मिल गए, 7 इसको मिल गए, अकॉर्डिंग टू देयर साइज या जो भी क्राइटेरिया उस हिसाब से उनको एलोकेट कर दिया गया। अब एक एमिशन परमिट वो किसके बराबर हो सकता, अ टन ऑफ CO2, ये हो सकता है। बट यहां पर तो पार्टिकुलेट एमिशन की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकुलेट में क्या आते हैं, दीज आर द, समझ ही लीजिए पार्टिकुलेट है क्या, particulate are the particles, these are the particles of solid and liquid which are released into the atmosphere, and they are generally consist of sulfur, carbon, nitrogen and other molecules, other compounds, right? और जनरली इसमें सल्फर होता है, मिक्सचर होता है सल्फर का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ठीक है, और ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होता है, विच इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। और पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पार्टिकुलेट, इनको पार्टिकुलेट्स भी बोलते हैं। और आपने देख पढ़ा होगा ये PM 2.5, PM 10, ठीक है, ये यही पार्टिकुलेट मैटर। तो इनके एमिशन के लिए उस सूरत एरिया में कुछ एक कैप रखा, एक क्वांटिटी रखी कि टोटल क्वांटिटी इतनी एमिट की जा सकती है पार्टिकुलेट मैटर की। उस सारी जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको एमिशन परमिट एलोकेट कर दिया गया, आप इतना रिलीज करेंगे, आप इतना रिलीज करेंगे, आप इतना रिलीज करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जो इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज विच वर एफिशिएंट इन इंस्टॉलिंग द टेक्नोलॉजी, जिनके पास मतलब रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर सकते थे अच्छे से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एमिशन को रिड्यूस किया। और फिर अच्छा ये जो परमिट्स क्रिएट किए थे, दीज परमिट्स वर ट्रेडेबल, इनको ट्रेड किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 7 परमिट मिले हैं और ईच परमिट इफ इट रिप्रेजेंट 7 टन मीन्स 1 टन ऑफ दिस पार्टिकुलेट मैटर, यहाँ 1 टन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ही रख लीजिए, पार्टिकुलेट एमिशन। तो अगर मुझे 7 मिले हैं और मैंने इसमें से 4 जो है वो यूज कर लिए, नाउ आई लेफ्ट विथ 3 परमिट्स, दीज एमिशन परमिट्स, अब मुझे 3 मेरे पास रह गए, और 4 यूज करके मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए दिए गए। तो 1 ईयर में अब नेक्स्ट टाइम मुझे फिर 7 मिलेंगे, तो अभी 1 साल में मुझे 3 एमिशन परमिट्स जो है मेरे पास बचे हैं, तो वो 3 एमिशन परमिट्स मैं यहाँ किसी को बेच सकता हूँ, बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को, विच वर नॉट एबल टू फुलफिल देयर कमिटमेंट, मीन्स उनको जो उनको जो परमिट मिले हैं उन्होंने उससे ज़्यादा एक्सेस में एमिशन किया है, तो उनको ये और परमिट की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, इसको बेच देगा। तो इससे हो क्या रहा है ओवरऑल, इससे हो ये रहा है कि इट इज़ गिविंग अ काइंड ऑफ इंसेंटिव टू द इंडस्ट्रीज टू कट डाउन देयर एमिशन, क्योंकि अगर इसके पास कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हैं जिससे कि इसने एमिशन को रिड्यूस किया है, तो ये जो इंडस्ट्री इनको खरीदना पड़ेगा इससे, तो इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। सो इट विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज दीज इंडस्ट्रीज टू एडॉप्ट सम रिन्यूअल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, मीन सम रिन्यूअल एनर्जी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू कट डाउन देयर एमिशन ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सूरत में एक स्टडी हुई है, उस स्टडी का ये बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ एक मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया आपको, ठीक है। पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि एमिशन ट्रेडिंग स्कीम होती क्या है, क्योंकि देखिए ये जो हम पार्टिकुलेट एमिशंस पढ़ रहे हैं, पार्टिकुलेट एमिशंस ट्रेडिंग, इट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए लार्जर स्कीम, दैट इज द एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम देखिए क्या होता है, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। Emission trading scheme is generally developed in यूरोपियन कंट्रीज, इन USA, इन चाइना, ठीक है, वहाँ पर ये है। इंडिया में जो है वो ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम उतनी ज़्यादा अभी डेवलप नहीं है। जैसे कि सूरत में अभी स्टार्ट हुआ है, तो दैट इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पार्टिकुलेट एमिशंस का वो फर्स्ट है वर्ल्ड में, और बाकी कंट्रीज में पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग नहीं होती है अभी भी, ठीक है। तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है, एक्चुअली it is a kind of scheme where a regulator do not use rules or show cause notices to actually reduce the amount of emissions, मीन्स जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है उनको रिड्यूस करने के लिए कोई रूल्स या शो कॉज नोटिस नहीं होता, बट रादर इट
provides a total quantity or total amount of emission that can be released into the atmosphere। ठीक है, तो इसमें एमिशन ट्रेडिंग में क्या करता है, कोई भी रेगुलेटर है एक कैप लगाता है, एक टोटल फिक्स्ड अमाउंट। फॉर एग्जांपल रेगुलेटर है कोई भी, दैट रेगुलेटर विल प्रोवाइड सम amount of emissions, greenhouse gas emissions of greenhouse गैस का सपोज मान लेते 10 टन, 20 टन, 40 टन, 50 टन, कुछ उसने एक फिक्स कर दिया, क्या इतना रिलीज करना आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर टोटल कंट्री में। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम कहते हैं। और ये एमिशन ट्रेडिंग स्कीम काम कैसे करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम में क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना होना है किस पर्टिकुलर ईयर में। फॉर एग्जांपल इन 2024 मान लेते हैं कि 2024 में यूएसए ने बोला कि पूरा 2024 में टोटल इंडस्ट्री, जितनी भी उसकी टोटल इंडस्ट्रीज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रही हैं, वो सपोज 100, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 100 टन से ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक है, उस सारी इंडस्ट्रीज को क्या किया इन्होंने, एमिशन परमिट एलोकेट कर दिया, एमिशन परमिट्स। अब हर एमिशन परमिट्स क्या होगा, ईच एमिशन परमिट्स विल रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, अ टन ऑफ CO2 हो सकता है। तो एमिशन जो होगा, ये एमिशन परमिट, हर परमिट एक रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर, और वो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं यूएसए में उनको सबको ये एलोकेट किया गया कि इससे ज़्यादा टन हमें रिलीज नहीं करना है। अब हर एक इंडस्ट्री को कुछ पर्टिकुलर एमिशन जो परमिट्स हैं वो दे दिए गए हैं, और हर जो परमिट है दैट रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एमिशन। ठीक है, अब इसमें हो गया क्या, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के पास परमिट्स हैं, तो दोज इंडस्ट्रीज विच आर एफिशिएंट इन रिमूविंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सो दे विल यूटिलाइज लेस नंबर ऑफ परमिट्स। और जब कम परमिट, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास 10 परमिट है उसके पास, उसने जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया वो 7 परमिट लाइक किया, सपोज एक परमिट जो है 1 टन ऑफ CO2 को रिलीज करने की परमिशन देता है, तो उसने मान लीजिए 7 परमिट ही यूज किए, 3 परमिट्स उसके पास रह गए। अब वो 3 परमिट्स को ट्रेड कर सकता है मार्केट में, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग। तो उनको ट्रेड कर सकता है और ट्रेड करके दूसरी इंडस्ट्रीज से एक्सचेंज कर सकता है, पैसा ले सकता है और उनको वो ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, दूसरी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी जब उनके पास ये एमिशन परमिट्स मिल जाएंगे, नाउ दे कैन रिलीज मोर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि उन्होंने जो परचेस किए हैं अब उसका जो परमिट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट को और रिलीज करने की परमिशन देता है उनको। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि अभी इन कंटेक्स्ट ऑफ गुजरात चल रहा था। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पर मेनली जो चीज़ है, जो पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग है दैट इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड, और वो कहाँ पर हुआ है, गुजरात में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, स्टेट लेवल के जो इनिशिएटिव होते हैं स्टेट लेवल पे, इफ़ यू लुक सम स्टेट लेवल इनिशिएटिव, जैसे पहला हमने पढ़ा केरला में B2G टेक्नोलॉजी का एक पायलट प्रोजेक्ट अभी किया है। दूसरा हमने पढ़ा ये जो पार्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग का गुजरात में, तो ये भी कभी कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी वफ बाय यूज, वफ बाय यूज और यूजर। देखिए ये वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वफ, अभी आप देख रहे होंगे बिकॉज ऑफ वफ अमेंडमेंट बिल 2025। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसका मीनिंग जानेंगे, वफ का मीनिंग क्या है और वफ बाय यूज का मीनिंग क्या है, और ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू दिस टर्म। क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है विच इज वफ अमेंडमेंट बिल 2025, उसमें क्या चेंजेस किए हैं, उस बिल में क्या आया है, कंपोजिशन क्या रहेगा, और बहुत सारे टर्म्स हैं, तो वी विल सी इट सम सेपरेट क्लास। अभी इसको सिर्फ हम समझ लेते हैं मीनिंग को। वफ क्या होता है, सबसे पहले यहाँ वफ का मीनिंग समझिए, वफ बाय यूज को बाद में समझते हैं। व्हाट इज वफ? एक्चुअली इट इज द परमानेंट डेडिकेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन अंडर द इस्लामिक लॉ फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस। परमानेंट डेडिकेशन, याद रखना वफ क्या है, इट इज द परमानेंट डेडिकेशन
परमानेंट डेडिकेशन, एलोकेशन या फिर ग्रांटिंग, ऐसे कहते परमानेंट डेडिकेशन ऑफ ए मोवेबल और इमोवेबल प्रॉपर्टी। मोवेबल और इमोवेबल दोनों प्रॉपर्टी इसमें आती हैं। इमोवेबल प्रॉपर्टी बाय एनी पर्सन फॉर अंडर इस्लामिक लॉ फॉर रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस। चैरिटेबल पर्पसेस। द वन हु क्रिएट्स वफ इज कॉल्ड वाकिफ। वाकिफ किसको बोलते हैं? जो कि वफ को क्रिएट करता। अब इसको देखिए ऐसे समझ लीजिए, तो समझ में नहीं आया होगा, तो सिंपली एक बुकिश लैंग्वेज कह सकते हैं। सपोज मैं वफ क्रिएट करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है। अब मैं क्या करूंगा, उस प्रॉपर्टी को किसी भी वफ बोर्ड के नाम, जो भी स्टेट वफ बोर्ड हो या सेंट्रल वफ काउंसिल हो, मैं क्या करूंगा, वो जमीन परमानेंटली डोनेट कर दूंगा इन द नेम ऑफ अल्लाह, जो भी है, अंडर द इस्लामिक लॉ। ठीक है। अब उसको जब मैंने डोनेट कर दिया तो वो वफ कहलाएगी, और वो प्रॉपर्टीज जो है, दैट प्रॉपर्टी और जो भी मैंने डोनेट किया है, जो दिया है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस और सम चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब इसका जो पर्पस हो सकता है वफ का, वो पर्पसेस रिलीजियस भी हो सकता है। आप अगर रिलीजियस देखें तो मॉस्क बनाई जा सकती है वहां पर, ठीक है, ग्रेप्स का यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ चैरिटेबल फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है। ऑर्फनेज बनाए जा सकते हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल भी बनाए जा सकते हैं, यतीम खाने, ठीक है, स्कूल्स, बहुत सारे पर्पस हैं। तो वफ कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पसेस, बट मैंने जो दिया वो परमानेंटली डेडिकेट कर दिया। अब वो प्रॉपर्टी जो है वो मुझे वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वफ, एंड द वन हु क्रिएट वफ इज कॉल्ड वाकिफ, राइट। ये तो वफ का मीनिंग हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वफ बाय यूज, क्योंकि ये टर्म ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो वफ है, हमने एक पॉइंट लिखा, इट इज क्रिएटेड बाय एनी पर्सन। अभी जो वफ अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2025 में, जिसने अमेंड किया है वफ एक्ट 1995 को, वहां पर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, एनी पर्सन को, ठीक है। उसको थोड़ा सा बाद में डिटेल में देखेंगे हम। अब देख लेते हैं वफ बाय यूज का मीनिंग क्या है। वफ बाय यूज और यूजर, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज दैट a property or any land which is used वफ by use as a वफ, मीनिंग अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसका यूज किया जा रहा है बहुत लंबे समय से, देन दैट प्रॉपर्टी जो वफ कर दी गई है और वफ के बाद उसका यूज किया गया है, बहुत लंबे समय से यूज किया। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, कोई लैंड है, सपोज लैंड एक्स, इट इज गिवन टू सम वफ बोर्ड, वफ कर दी। अब वफ करने के बाद इसका लॉन्ग यूज किया गया, लॉन्ग यूज मतलब बहुत टाइम से इसको यूज कर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड वफ बाय यूज। फॉर एग्जाम्पल मॉस्क, मॉस्क को ले लो, कोई भी बहुत टाइम से किसी जमीन पर मॉस्क बनी है, तो इट इज यूज्ड एज अ मॉस्क, ठीक है। और किसी ने उसको वफ किया है, मीन्स डोनेट किया है, लैंड को दिया है, ठीक है, और उसका हम यूज करते चले जा रहे हैं बहुत लंबे समय से, देन दैट इज कॉल्ड वफ बाय यूज। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, जो इशू ये रेज हो रहा है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, कि जो वफ बाय यूज है उसको अभी जो अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने 2025 में, वो इसको वफ बाय यूज को क्या किया है, एबोलिश कर दिया। अब अगर एबोलिश किया है, सो व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस? सो लुक एट सम फिगर्स, पहले कुछ फिगर्स पे देखिए। एक एस्टिमेट है इसका, वफ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका एक एस्टिमेट है। उस एस्टिमेट के हिसाब से वफ के पास अराउंड 8.72 लाख प्रॉपर्टीज, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कि 38 लाख एकर्स के आसपास बनती हैं। इसमें से 4.02 लाख जो प्रॉपर्टीज हैं
आप देख सकते हैं दीज प्रॉपर्टीज अराउंड 50% वो क्या है, दे आर वफ बाय यूज। अब अगर इसको गवर्नमेंट ने यहां पर जो अमेंडमेंट बिल आया, वफ अमेंडमेंट बिल 2025, यहां पर क्या किया, एबोलिश किया है। अगर इसको एबोलिश किया है तो लगभग 50% जो जमीन है, 50% जो वफ की जमीन है, उस पर बहुत सारे केसेस खड़े हो सकते हैं, डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एबोलिश करने के बाद तो हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको अभी हाल ही में सुन रहा है। देखिए अभी इस टॉपिक को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है उसको आने देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ वर्ड के अराउंड जो भी चीज़ें हैं उनको समझ लेते हैं। तो अगर ये 50%, अराउंड 50% अगर फिर कहीं ना कहीं जाके किसी केसेस में फंसेगी, क्यों फंसेगी, अगर ये वफ बाय यूज एबोलिश किया है और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितनी भी वफ बाय यूज लैंड है उसका सबका रजिस्ट्रेशन कराओ, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि किसी ने वफ 200 या 300 ईयर्स पहले या 100 ईयर्स से ज़्यादा से पहले अगर किसी ने वो ज़मीन दी है, तो उस टाइम पे तो डॉक्यूमेंट थे नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन लॉ नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, कोई लैंड ट्रांसफ़र एक्ट नहीं थे, तो उस टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट या डीड उसका नहीं था, जिसको वफनामा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको कुछ टर्म्स हैं वफनामा। वफनामा इज, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट that is that expresses the intention of a donor who provides land or who give lands as a वफ। ठीक है, तो ये वो वफनामा होता है। तो उस टाइम पर ये डीड या जो कहते हैं कि पेपर कागज जमीन के, वो नहीं हुआ करते थे उस टाइम पर। अब जब नहीं हुआ करते थे तो अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, बहुत सारे लोग क्लेम कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस जा सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर ग्रेप्स हैं, मॉस्क हैं, या और चैरिटेबल पर्पस के लिए जिन ज़मीनों को यूज़ किया जाता था फॉर द लॉन्ग टाइम, तो अभी अब उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जो पेपर्स हैं वो पेपर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो प्रॉब्लम ये आई है इसमें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस वर्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के पहले के भी कुछ जजमेंट है, पहले पहले वो देख लेते हैं हम। अर्लियर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू दिस वर्ड, अर्लियर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक ये था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, दिस वाज सैयद, क्या है पूरा ये जजमेंट, सैयद, लेट मी गिव 1 सेकेंड, सैयद अली वर्सेस, सैयद अली वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद, और ये है 1998 का। ठीक है, तो इस जजमेंट में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि actually in this judgment the Supreme Court recognized waqf under the Islamic law as a form of charity। ठीक है, इसमें क्या बोला है, अंडर दिस जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड वफ एज अ फॉर्म ऑफ चैरिटी अंडर इस्लामिक लॉ, रिकॉग्नाइज्ड वफ एज अ फॉर्म ऑफ चैरिटी अंडर इस्लामिक लॉ, पहली बात। सेकंड थिंग इज, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म कॉइन किया, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, मतलब एक बार अगर वफ डिक्लेयर कर दी तो वो हमेशा के लिए वफ रहेगी। ठीक है, दिस वाज द जजमेंट। एक जजमेंट और आया था, दिस वाज राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि जजमेंट आया था 2009 में। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने वफ वाई यूजर डिक्लेयर किया, उसको वैलिड किया, वफ वाई यूजर को वैलिडेट किया, वफ वाई यूजर, या इसको कहिए कि लीगल माना इसको कंसेप्ट को। ठीक है,
तो ये पहले प्रीवियस दो जजमेंट है, ये 2019 का है, ये 1998 का। तो इन दो जजमेंट से रिफ्लेक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ वफ वाई यूजर। अभी हाल ही में जो सुनवाई हो रही है उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश के टाइम पर या ब्रिटिश से पहले हमारे पास में कोई भी लैंड ट्रांसफर एक्ट नहीं था, ठीक है, या लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं था। तो बहुत सारी मस्जिदें जो 14 या 15 सेंचुरी में बनी हैं, ठीक है, बनी हैं, और जो लैंड को वक्फ किया गया है बनाने के लिए उस पर, तो उनके पेपर या फिर उनका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन ये है कि जो वफ वाई यूज़र है उसको एज सच अगर एबोलिश करते हैं तो इट मे बी अ बिग प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ी खड़ी हो सकती है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये थोड़े से पहलू थे जुड़े हुए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं सुप्रीम कोर्ट से वफ वाई यूज़र से, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को हम डिटेल में जब देखेंगे, जब हम इसको पूरा एज अ होलिस्टिक इसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप 5 diabetes. Why it was in news? International Diabetes Federation. Recently, International Diabetes Federation, this body, has recognized type 5 diabetes as a distinct form of disease. अभी तक इसको डिस्टिंक्ट फॉर्म डिसीज नहीं माना जाता था, लेकिन अभी टाइप 5 डायबिटीज को एक डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डिसीज डिक्लेयर कर दिया है इसने, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने। अब हमें यहाँ पर जानना यह है कि व्हाट इज टाइप 5 डायबिटीज, व्हाट इज, ये टाइप 5 डायबिटीज है क्या, ठीक है, इसको हमें देखना है। देन वी विल लुक द मार्कर्स ऑफ टाइप 5 डायबिटीज, देन वी विल ऑल्सो सी व्हाट आर द ट्रीटमेंट, व्हाट आर द ऑप्शन, और ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जा सकता है। तो टाइप 5 डायबिटीज क्या है एक्चुअली? इट जनरली अफेक्ट्स द लीन एंड malnourished यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, इट अफेक्ट्स लीन एंड malnourished young adults in lower and middle income countries. Remember this word, middle income countries. तो जो लीन और मेल नरिस्ड यंग एडल्ट्स हैं इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको ये इंपैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। और ये होता किस वजह से है? इट इज ड्यू टू मेल नरिस्ड इंड्यूस्ड लोअरिंग ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इस वर्ड को आप मैं अभी समझाता हूं। malnourished induced lowering of insulin प्रोडक्शन, ठीक है। देखिए इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है, और इंसुलिन को प्रोड्यूस कौन करता है? बीटा बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स, याद रखिएगा थोड़ा सा, बीटा पेनक्रियाटिक cells actually produces insulin, and this insulin actually regulates the sugar level in our body. So if this balance is disturbed, then there is type 5 diabetes. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स हैं वो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन सफिशिएंट अमाउंट, मीन्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन इसका नहीं हो रहा। तो दिस इज ड्यू टू malnourished मीन्स आपने सुना होगा अंडर न्यूट्रिशन, मेल सो मेल न्यूट्रिशन इज वी आर टेकिंग, ऑल्दो वी आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स बट वी आर नॉट टेकिंग देम इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, सही प्रोपोर्शन रेशियो में नहीं ले रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन्स है, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको प्रॉपर अमाउंट में हम नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर चीज, फॉर एग्जांपल लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सो दिस इज इंड्यूस्ड ड्यू टू malnourished, ठीक है। और उसकी वजह से जो बीटा पेनक्रियाटिक सेल्स हैं दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो फिर ये टाइप 5 डायबिटीज हो जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ टाइप 5 डायबिटीज। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। टाइप 5 डायबिटीज जो है, क्या ये एक नई डिसीज है? नहीं, टाइप 5 डायबिटीज ऑलरेडी बहुत टाइम से चली आ रही है। इफ यू लुक एट फर्स्ट इट वाज
1955 इन जमाइका। जमाइका में इसको जे टाइप डायबिटीज के नाम से डिक्लेयर किया था। ठीक है, फिर 1985 में WHO ने इसको क्या बोला, मेलनरिस्ट रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, ये नाम दिया। लेकिन 1995 के अराउंड क्या हुआ था कि ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसको फिर छोड़ दिया गया बाद में। ठीक है, उसके बाद फिर अब आके इसको एक डिफरेंट टाइप 5 डायबिटीज के नाम से इसको जाना जाता। अच्छा, और भी टाइप की डायबिटीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे टाइप 2 होता है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इसमें तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है सफिशिएंट अमाउंट में, बट देर इज अ रेसिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी मतलब बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करती है टू द इंसुलिन ऑल्दो द इंसुलिन प्रोडक्शन इज इन सफिशिएंट अमाउंट। ठीक है, तो उसको नहीं देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री है। और अभी अगर हाल ही में आप देखें, सो दिस डिसीज इज प्रिवेलेंट इन बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, देन इन कोरिया, देन इन इथोपिया, तो मोस्टली इन साउथ यू कैन से साउथ जोन में ये प्रेवलेंट है। ठीक है, अबाउट 25 मिलियन पीपल अभी करंटली ग्लोबली अगर आप देखें तो 25 मिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस टाइप 5 डायबिटीज। तो ये थोड़ा सा एक इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। अब देख लेते हैं कि इसके मार्कर्स क्या हैं। मीन्स मार्कर का मीनिंग ये होता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टाइप 5 डायबिटीज हुई हुई है किसी को। मार्कर्स ऑफ टाइप 5 डायबिटीज, सबसे पहले इसमें टाइप 5 डायबिटीज में जो मार्कर है, सबसे पहले आप देखिए इसमें जो होता है कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। सो लो बॉडी मास इंडेक्स। सेकेंड थिंग, reduced secretion of insulin, reduced secretion of इंसुलिन, इंसुलिन का बहुत ही रिड्यूस हो जाता है सिक्रेशन। थर्ड, जो फैट लेवल है, यानी कि जो भी फैट लेवल है कहीं ना कहीं वो भी जो है वो कम हो जाता है, बॉडी फैट। ठीक है, बॉडी फैट बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। तो मेजर ये 3 मार्कर हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, लो बॉडी मास इंडेक्स, रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड बॉडी फैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा फिर इसका, अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें। सो फर्स्ट इज डाइट शुड बी रिच इन प्रोटीन। जो डाइट आप ले रहे हैं दैट शुड बी रिच इन प्रोटीन, यानी कि रिच इन प्रोटीन। सेकेंड, मोर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट। डाइट में आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट लें, इंक्रीज द बॉडी वेट। ठीक है, बट इट ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट, कार्ब लिख देते हैं, कार्ब एंड फैट को इंक्रीज करना होगा। थर्ड, एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेनी है। तो सिंपल है ये, तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, टाइप 5 डायबिटीज कभी कभी इस तरीके का यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन सेट कर देता है जो रिसेंटली न्यूज में है। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कुछ, और कुछ और इस तरीके के टॉपिक जो भी रिलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हम लेकर आते रहेंगे। हमारा टारगेट जो है वो अराउंड 250 के अराउंड टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं टिल प्रीलिम्स 2025 तक। ठीक है, और यहाँ पर हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को। वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स विच आर अपीयरिंग इन द न्यूज़पेपर लाइक हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और इन सम अदर मैगजीन लाइक डाउन टू अर्थ। ठीक है, सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही, और एंड आवर टारगेट इज 250 ओनली। चलिए इसको आज यहीं फिनिश करते हैं। ओके।